हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति मालपानी आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। अब देखिए बच्चों, लास्ट जो वीडियो थी, ठीक है, हम लोगों ने उसमें किया था कि हमारी एक नॉन कंडक्टिंग शीट थी और उससे जस्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हमने एक चार्ज मतलब एक लंबाई L लंबाई का अनंत लंबाई का तार था, उसके कारण किया था। 2 डेरिवेशंस हमारे कंप्लीट हो गए थे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के। आज हम करेंगे 3rd डेरिवेशन, ठीक है, यानी कि आर्टिकल नंबर 3 चालक पट्टिका के कारण, यानी कि कंडक्टिंग आ जाए आपकी बार, कंडक्टिंग प्लेट है आपकी बात, क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, उसके कारण हमें तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए, अब ये जब डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे ना, तो इसमें आपको शुरुआत में तो वही चीज़ मिलेगी जो हम लास्ट 2 डेरिवेशंस में कर चुके हैं। दिशा जब हम निकालेंगे ना तो वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि लास्ट दोनों की जो डेरिवेशन थे उनकी दिशा के लिए भी सेम था, इसमें भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम डायरेक्शन निकालते हैं ना हमेशा की तरह, तो पहले डायरेक्शन निकालेंगे, देन हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। चलिए, तो आज है चालक पट्टिका के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की, पहले हम क्या करेंगे, दिशा निर्धारित करेंगे। मैं हमारी कंडक्टिंग शीट है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि कंडक्टिंग कुछ भी हो, चालक गोला हो, चालक शीट हो, कुछ भी हो, उसमें जो आवेश होता है वो उसके अंदर नहीं रहता है, उसके पृष्ठ के ऊपर समान रूप से वितरित हो जाता है, क्योंकि कंडक्टिंग है। इसीलिए क्या होता है, जो भी आपका आवेश होता है वो गति करने के लिए क्या होता है, फ्री होता है। और आपको पता है कि सेम में प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए ये न्यूनतम प्रतिकर्षण स्थिति पे पहुंचना चाहता है, इसीलिए इसके पृष्ठ के ऊपर क्या हो जाता है, विद्यमान हो जाता है। तो ये आपकी एक जो आपको येलो येलो दिख रही है, ये आपकी कंडक्टिंग क्या है, प्लेट है, जिसमें आवेश का है, देखो आपकी बार अंदर नहीं है, जबकि आवेशित जो परत थी वो नॉन कंडक्टिंग थी, इसीलिए उसमें अंदर विद्यमान थे। ठीक है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, इसलिए आवेश क्या हो गए, प्लेट के जो सरफेस होते हैं उनके ऊपर हो गए। ठीक है, और वही मान लीजिए टोटल जो आवेश है वो कितना है, Q है। ठीक है, अब सबसे पहले हम दिशा का निर्धारण करेंगे। तो आप चाहे तो प्लेट का ये वाला पार्ट ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए, दोनों में ही सेम रहेगा। हम इस वाले पार्ट से कर रहे हैं, आप चाहे तो इसके ऊपर रख के इधर की तरफ भी निकाल सकते हैं, सेम आएगा, बस इधर इस प्लेट के लिए इधर आएगी और इस प्लेट के लिए क्या हो जाएगा, इस प्लेट से लेंगे तो इधर की तरफ होगा, ऐसे तो कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने मान लिया कि बिंदु P से मैंने इसे ये जो आपकी जो भी प्लेट है उस पर एक लंब डाला जो O बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, और वो दूरी हम हमेशा क्या मानते हैं, R। सेम डायग्राम है, कुछ भी नहीं है, सेम आर्टिकल है, सिर्फ कैलकुलेशन में हमारी जो थोड़ी सी चेंज होगा वो कहाँ होगा, वो होगा जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, बाकी हमारा सब सेम चलेगा। अब देखिए, ये R दूरी हो गई। ठीक है, फिर वापस से वही 2 क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एलिमेंट ले लिए, इसके कारण है E1, इसके कारण है E2, दोनों किसी थीटा एंगल पर है, इसलिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स लेते हैं। ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, तो ये कंपोनेंट ये E1 sin थीटा, ये E1 cos थीटा। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा फास्टली पढ़ा रही हूँ, क्यों, क्योंकि हम लास्ट 2 वीडियोस में जो डेरिवेशन है ना वो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। ठीक है, तब तक तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो ये एंगल थीटा, तो अब की बार क्या होगा, ये E1 cos थीटा, भाई जो थीटा के साथ होता है वो क्या होता है, cos, ये इसके परपेंडिकुलर तो E1 sin थीटा। सिमिलरली ये एंगल थीटा, तो ये हो गया E2 sin थीटा और ये E2 cos थीटा। E1 E2 के मैग्नीट्यूड बराबर है, क्यों, क्योंकि ये दूरी बराबर है इसके। ठीक है, जब ये दूरी इसके बराबर है तो E1 और E2 के मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होंगे, बराबर ही तो होंगे। ठीक है, चलिए, अब अगर बराबर है तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या हो गए, मैग्नीट्यूड तो समान है लेकिन डायरेक्शन विपरीत है, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली ये वाले जो घटक है E1 E2 ये एक ही डायरेक्शन में, इसलिए ये जुड़ेंगे, ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इसी तरह से आप पूरी पट्टिका को अगर ऐसे ही एलिमेंट्स में बांटो तो हर बार बताओ जो भी समांतर घटक होंगे पट्टिका के, जो भी समांतर घटक ही तो हैं, जो भी समांतर घटक होंगे वो तो क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो भी परपेंडिकुलर घटक होंगे वो क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, यानी कि आपको फाइनल जो E है उसकी डायरेक्शन मिलेगी वो आपकी जो भी ये प्लेट है उसके परपेंडिकुलर मिलेगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ से हमें दिशा पता चल गई कि जो भी हमारी कंडक्टिंग प्लेट है, ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसकी दिशा क्या होगी, इसके लंबवत होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। चलिए, ठीक है, अब हमें दिशा मिल चुकी है।
सेम थ्योरी लिखी हुई है, कोई चेंज नहीं है। बस अब की बार चालक पट्टिका आ जाएगी। पहले क्या था, आवेशित परत थी, और उससे पहले क्या था, तार का अनंत लंबाई का। ठीक है, लेकिन तीनों के लिए दिशा का निर्धारण सेम है। ठीक है, तो बिल्कुल वही थ्योरी ली हुई है, सब कुछ है। और फाइनल रिजल्ट हमें मिल चुका है कि चालक पट्टिका के कारण बिंदु P पर दिशा जो हमें प्राप्त होती है वो हमेशा पट्टिका, ये पट्टिका है। ठीक है, पट्टिका कर लीजिएगा इसको, परत नहीं, हम परत की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो पट्टिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि लंबवत दिशा में प्राप्त होती है। यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे कि भाई मैग्नीट्यूड थोड़ी सेम होगा, सेम होता तुम करते ही क्यों। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चालक पट्टिका के कारण तीव्रता की गणना करेंगे। अब देखो, चालक पट्टिका है, हमने आर दूरी यही तो ली थी, बिंदु ये था, ये दूरी आर थी। ठीक है, तो हम वापस से वही एक क्या लेंगे भाई, गाउस का नियम लगाएंगे, तो एक गाउसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। वापस हम लेटा हुआ सिलेंडर लेंगे। ठीक है, लेटा हुआ हमने सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर ले लिया। ठीक है, अब ये दूरी आर है तो ये वाली दूरी भी आर ही होगी। ठीक है भाई, इस तरह से लिया हुआ है कि ये दूरी सेम रहे, तो वापस से लंबाई कितनी हो गई सिलेंडर की, 2r हो गई। और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए मान लिया हमने कि इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कितने हैं, a। आप यही चीज इस वाली के लिए भी कर सकते हो, सेम आएगा। आज आपको वो बिंदु यहाँ लेना होगा, ये दूरी p लेनी होगी। अब की बार सिलेंडर कैसा आ जाएगा, ऐसा, और यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये इधर निकालो चाहे इधर निकालो, एक ही बात है। हम एक तरफ से कर लेते हैं भाई, दोनों तरफ से क्यों करेंगे, रिजल्ट तो एक ही आएगा, सेम। ठीक है, तो मैं इधर की तरफ से कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिलेंडर की लंबाई कितनी हो गई, 2r, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो गया, a। तो यही लिखा है, चित्रानुसार एक चालक पट्टिका प्रदर्शित है जिसको दिया गया कुल आवेश कितना है, q है। हम जानते हैं कि चालक पट्टिका को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, क्योंकि चालक चीजों में जो भी आवेश होता है वो कहाँ होता है, उसके पृष्ठ पर। ठीक है, अब पृष्ठ पर है तो कौन सा डेंसिटी यूज करेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो अब की बार हमने इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना ले लिया है, सिग्मा। ठीक है, तो पट्टिका के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर तीव्रता की गणना करने के लिए बिंदु P से पारित बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करते हैं। तो देखो, ये आपका गाउसीय पृष्ठ। ठीक है, तो हमने ये गाउसीय पृष्ठ लिया जहाँ बिंदु P इसके वृत्ताकार पे आ रहा है। और याद रखिएगा, आवेशित परत में भी हमने ऐसा ही लिया था ना। चलिए अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम सबको सेम ले रहे हैं तो आखिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होगा, जब भी तो उसका नाम भी चेंज किया है। ठीक है डिफरेंस, जो आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। भाई सारी चीज़ें एक साथ बता दी जाए तो आगे पढ़ने का मज़ा नहीं होता है ना, तो जो डिफरेंस है वो भी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ठीक है, सेम बेलनाकार गाउसी पृष्ठ हमने ले लिया जिसका अनुप्रस्थ काट कितना है, क्षेत्रफल a, और लंबाई कितनी है, 2r। सबसे पहले वही गाउस लॉ लगाएंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों से फाई निकालेंगे, दोनों फाई को बराबर करेंगे और ई निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले लगाते हैं गाउसीय नियम। तो गाउसीय नियम के अनुसार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई कितना होता है, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया गाउस का फॉर्मूला, जहाँ बता दीजिएगा फाई है गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, समेशन q है गाउसीय पृष्ठ के द्वारा टोटल कितने चार्जेस परिबद्ध किए गए हैं उनका योग, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, अब हमने बताया कि भाई जो हमने गाउसीय पृष्ठ लिया है ये तो हमारा भाई ये हमारी चालक पट्टिका है। ठीक है, हमने जो भी गाउसीय पृष्ठ लिया है वो सारे के सारे आवेश तो नहीं ले पा रहा, सारे ले पा रहा है क्या, कुछ ही ले पा रहा है। और जब कुछ ही आवेश ले पाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, डेंसिटी वाला यूज करते हैं। ठीक है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो समेशन q चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, कितना तो इसका सरफेस का वो है सिग्मा, ठीक है, इंटू उसका एरिया। भाई एरिया ही तो आएगा अब की बार, तो समेशन q कितना हो गया, सिग्मा इंटू a। उठाइए वैल्यू, पुट कर दीजिए। कुछ डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा आगे भी सेम ही रहेगा, बस चेंज आएगा तो कुछ हल्का सा, और वो भी कॉन्सेप्ट बेसिस पे। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो आप बिल्कुल सेम जो हमने आवेशित परत में किया है ना, बस वहाँ कॉन्सेप्ट वो लगाइए, 2 लाइन चेंज होएगी और आपका पूरा डेरिवेशन सेम है, बस रिजल्ट में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। चलिए सूत्र हमारा क्या कहता है, डी फाई होता है क्या बच्चों, ई डॉट डी ए होता है ना। चलिए ये भी हम रट गया होगा अब तक, तो फाई हो गया वही क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस के लिए ले रहे हैं, ई डॉट डी ए। वापस से हमने क्या किया,
जो भी गाउसी सरफेस लिया है ना सिलेंडर, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। भाई ये तो है, ये है S3, ये है S1 और ये है S2। तीनों के लिए इसको टोटल के रूप में लिख दिया। भाई तीनों से अलग अलग निकलेगा तो तीनों के लिए लिख दिया। ई की डायरेक्शन हमको मिल चुकी है भाई, ये रही। अब तीनों के लिए वापस से डीए की डायरेक्शन। अब देखो लेटा हुआ सिलेंडर, तो इसका डीए जाएगा इधर, इसके लंबवत यानी कि ई की डायरेक्शन में, तो ये डीए की होगी। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होगा, ई इधर है तो डीए भी इधर। लेकिन सिलेंडर लेटा हुआ है, जैसे ये लेटा हुआ सिलेंडर है तो इसका ये पृष्ठ है तो डीए क्या होगा अब की बार ऊपर की तरफ। ठीक है, बस ये डायरेक्शन निकालना सीख जाओ, डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएंगे। और अब तक तो आई होप कि आप लोग डायरेक्शन निकालना सीख गए होंगे बच्चों, सीख गए होंगे ना। हमेशा बस याद रखिए डीए की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, एक लाइन याद रख लो बस आपको प्लेन पता होना चाहिए, तो उसका परपेंडिकुलर जो भी होगा वो उसके डीए की डायरेक्शन होगी। और आगे भी बहुत काम में आएगा ये, सिर्फ यही नहीं आगे भी बहुत काम में आएगा ये, इसलिए आपको ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। तो वापस से 2 एंगल तो कितने मिल गए 0 डिग्री, और एक एंगल कितना मिल गया 90 डिग्री। लगा दो भाई जिसके लिए 0 मिले, पहले तो इस फॉर्मूले को खोल दो, ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा प्लस ई डी ए कोस थीटा और आएगा। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पूरी स्टेप के साथ ही लिख लीजिए। वो पीछे चला गया स्लाइड में, आप लोग यहीं लिख लीजिए ई डी ए कोस थीटा, तीनों के लिए हो गया। ठीक है, अब जिसके बीच का एंगल जो है वो लिख दो। S1 और S2 के लिए तो क्या है 0, और S3 के लिए क्या निकला है 90, रख दीजिए। तो फिर यहाँ से हटा देना ये स्टेप। तो ठीक है, S1 S2 के लिए तो E और DA, और वेक्टर मैंने कहा ना अगर मिस्टेक हो यहाँ तो आप लोग ज़रूर लगाइए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर तो लगाना ही है। थीटा बराबर 0, इनके लिए ये परपेंडिकुलर तो 90 रख दीजिए। cos 90 0 और cos 0 1 रख दो। तो ये वाली टर्म किसको चली गई 0 को, ये 1 1 हो गए। ठीक है, ये 1 1 हो गए, तो हमारे पास में फाइनल फाई आ गया S1 और S2 के योग के बराबर। ठीक है, और ये अब यहाँ वेक्टर नहीं लगाना है क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट खोल दिया है। जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर देते हैं तो फिर वहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ई डी अब आएगा थोड़ा सा चेंज। भाई यहाँ तक सब कुछ सेम है, चाहे नॉन कंडक्टिंग आप शीट देके या फिर कंडक्टिंग प्लेट देके, सब कुछ सेम है, यहाँ तक वही सब कुछ मिल रहा है। अब क्या चेंज आएगा वो सुनिए। आपको अच्छे से पता है कि कोई भी जो चालक जो भी चीज़ हो, चाहे चालक गोला हो, चालक प्लेट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, उसमें जो भी आवेश होता है वो उसके पृष्ठ के ऊपर होता है नहीं होता। भाई अगर जैसे ये चालक गोला है लेट सपोज, ठीक है, ये चालक प्लेट कुछ भी हो, तो इसमें जितना भी आवेश होता है वो उसके पृष्ठ के ऊपर आ जाता है। बताओ अंदर कुछ भी आवेश बचता है नहीं। जब अंदर कुछ आवेश बचता ही नहीं है तो बताओ क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, नहीं ना। भाई जब आवेश ही नहीं है, आवेश होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो चालक पृष्ठ के अंदर तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान कितना होता है 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं होता, सारा का सारा आवेश कहाँ चला गया सरफेस पे। तो जब अंदर आवेश ही नहीं बचा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा 0। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश की वजह से ही तो होता है। ठीक है, तो बस यहाँ ये फर्क आया। अब आप डायग्राम पे बैक आइए और ये देखिए कि S1 और S2 में से कौन सा आपका जो सरफेस है वो चालक पट्टिका में अंदर की तरफ आ रहा है। जो चालक पट्टिका में अंदर की तरफ सरफेस आएगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है हमारे फॉर्मूले में, ये देखिए ई और ई। अब हमें ये देखना है डायग्राम में कि S1 और S2 में से कौन सा सरफेस हमारी चालक पट्टिका के अंदर आ रहा है। जो चालक पट्टिका के अंदर आएगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी 0 होगी ना। तो चलिए डायग्राम पे आते हैं और देखते हैं। ये देखो डायग्राम दिख रहा है, ये रहा आपका S1 और ये रहा आपका S2। बताओ कौन सा है जो चालक पट्टिका के अंदर आ रहा है सरफेस S2। तो इसके लिए ई क्या होगा 0 होगा नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर आ रहा है और अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, है क्या। ये चार्जेस यहाँ गलत लगे हुए हैं, इनको आपको पट्टिका के बाहर करना है। ठीक है, ये अंदर थोड़ी होते हैं, पट्टिका के बाहर होंगे। ठीक है, ये बाय मिस्टेक अंदर है, करेक्शन कर लीजिएगा डायग्राम में, इसको बाहर करना है। तो जब अंदर कोई चार्जेस हैं ही नहीं, ठीक है, तो बताओ इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इस पूरी पट्टिका में अंदर 0। और ये सरफेस इसके अंदर आ रहा है, इसलिए इसके लिए भी क्या होगी 0 होगी ना। ठीक है, इसलिए हम लिख देंगे कि S2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा, क्योंकि वो चालक पट्टिका के अंदर है, जबकि ये तो चालक पट्टिका के बाहर है, तो इसके लिए तो 0 होगा नहीं। भाई इसके लिए 0 होता है तो इतनी मेहनती क्यों करते,
डायरेक्ट लिख देते 0, लिख देते ना, ठीक है। तो बस अब यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। ये डायग्राम करेक्शन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आवेश बाहर की तरफ आएंगे, ठीक है, इधर भी बाहर और इधर भी बाहर, अंदर तो रहते नहीं भाई, पृष्ठ के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हमारे डेरिवेशन पे। तो समझ में आया क्या चीज़ अलग आई लास्ट वाले डेरिवेशन और इस वाले डेरिवेशन में? वहाँ हमने इन दोनों के लिए ई ही लिखा था, क्योंकि वहाँ पर आवेशित जो परत थी, ठीक है, वो नॉन कंडक्टिंग थी। नॉन कंडक्टिंग थी तो अंदर ही थे सारे आवेश, पृष्ठ पर थोड़ी थे, अंदर ही समान रूप से वितरित थे। तो S1 और S2 दोनों के लिए ई हमारा 0 नहीं था, लेकिन यहाँ S2 के लिए ई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। जब ई 0 हो गया, ठीक है, तो बताओ ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0 S2 वाली। तो फाई हमारा कितना बचा? केवल S1 के कारण, ठीक है। अब S1 के कारण ये हो गया इतना। वापस से वही ई का मान तो नियत रहेगा, ई को निकाल दीजिए बाहर, तो ये आ गया इतना, ठीक है। फाई आ गया, ई बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन S1 और dA। चलिए अब dA की वैल्यू कितनी है? dA क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ही तो है भाई। S1 हमारा क्या है? वृत्त है, और वृत्त का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने कितना माना है? A, तो इसकी वैल्यू हो गई A। तो फाई हो गया E इंटू A। ये डॉट नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे ये इंटू वाला डॉट है, ठीक है। तो आप इंटू भी लगा सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो E इंटू A, ठीक है। इस डॉट को वो मत समझ लेना। चलिए अब एक फाई ये रहा, एक फाई हमने निकाला गॉस नियम से, कितना था? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को कर दीजिए बराबर, A से A कट गया, तो बताइए E कितना आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है आपके कंडक्टिंग प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जबकि याद करिए नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से आया था कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि वो दो फाई जुड़ गए थे। यहाँ पर हमारा जो S2 वाला फाई है वो तो कैंसिल आउट हो गया कंडक्टिंग होने की वजह से, जबकि नॉन कंडक्टिंग था इसलिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन आए बच्चों, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि वो क्या दे रहा है, चालक पट्टिका दे रहा है, अचालक क्या दे रहा है वो, क्योंकि इन चीज़ों से देखो फॉर्मूले बदल जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बदल जाता है। जब कॉन्सेप्ट बदलेंगे तो फॉर्मूले भी बदलेंगे। तो ये है आपका कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इसको वही वेक्टर फॉर्म में लिखे तो भाई ई की डायरेक्शन जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, इसलिए एन कैप लगा दिया, ठीक है। अब वापस से वही काम, ग्राफ बनाना है हमें। तो अब देखो एन कैप क्या है? पट्टिका के अभिलंबवत दिशा में एकांक सदिश है, ठीक है। अब ई का जो फॉर्मूला आया है वो आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ इसमें कहीं भी आर है? नहीं है, आवेशित परत में भी नहीं था। तो जब मैंने बताया था कि जब ये आर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो इसकी वैल्यू हर आर के लिए क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो आप चाहे यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ यहाँ यहाँ, ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ई आर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और जब ई आर पर डिपेंड नहीं करता है तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि पट्टिका जो हम ले रहे हैं उसके आसपास के सारे बिंदु, भाई आसपास के सारे बिंदु के लिए आर तो सेम नहीं होगा ना, उससे अलग अलग होगा, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा ना। इसीलिए ई आर पर डिपेंड नहीं करता है, अर्थात हमें समान विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। और ई और सिग्मा में ग्राफ खींचे तो प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या किया? हमने गॉस जो नियम है उसकी थर्ड एप्लीकेशन करी है। चालक पट्टिका कंडक्टिंग प्लेट के कारण तीव्रता जो कितनी आई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये भी आर पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। और इनके मध्य हमने क्या किया है? ग्राफ प्लॉट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि आर्टिकल नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।